कि जो लोग यहाँ विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हैं ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाइक दिसंबर जनवरी में मिलना चाहते हैं, जो न्यूजीलैंड का एक तो वेदर भी अच्छा है, इट इज़ समर, और यहाँ घूमने फिरने के लिए छुट्टियां होती हैं तो बड़ा अच्छा टाइम होता है। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट इस साल आप 15 अक्टूबर से पहले अप्लाई करो अपने जो भी वीज़ाज अप्लाई करने, ताकि आप टाइम पे आपका वीज़ा प्रोसेस हो एंड आप टाइम पे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो हॉलिडे हैं या जो स्पेशल ओकेजन्स हैं वो आप मना पाओ। स्टूडेंट वीज़ा ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ स्टूडेंट वीज़ा में जैसे उनकी एडवाइस ये है कि एटलीस्ट जब भी आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 महीने पहले अप्लाई करो। 1 अक्टूबर से आई थिंक सबको आइडिया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये न्यूज़ चल रही है जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो नेचुरल इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो प्लीज़ आप ये महीना है सिर्फ आपके पास सितंबर, 30 सितंबर तक आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सबमिट कर दो, ताकि आपका कोई जो पैसा है एप्लीकेशन फ़ीस है एटलीस्ट उसकी बचत आपकी हो जाए। बहुत सारे लोग की आजकल रिफ्यूजी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। Oh yeah, that's right. So कईयों ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ, let's go with that, asylum ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, refugee visa. So how does that work? ਤੇ ਉਹ इफेक्टिव है या नहीं? कि किसी भी चीज का उनको वहाँ खतरा है, या तो जान का खतरा है या ग्रीवियस बॉडली हार्म, उस तरह से होंगे एंड दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। और जो प्रोटेक्शन है वो जो स्टेट है या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, या उनको ह्यूमिलेशन, शेम या स्टिग्मा इस तरह का कोई उनको खतरा है, तो उस बेस पे वो कर सकते हैं। Because we start pursuing this kind of cases, refugee and asylum, and हम उस पे आपको गाइडेंस देंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे जो refugee and asylum cases है इसके अंदर। एक तो यही जो मैंने बताया, जब आप न्यूजीलैंड आए थे आपकी क्या बैकग्राउंड है, किस तरह की बैकग्राउंड है, वो बड़ा इफेक्ट करता है आपके ऊपर। और जो नई अपडेटेड डिफरेंट स्टोरी आप दे रहे हो कि आपको किस तरह से खतरा है या क्या रीजन है आप अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते, तो वो आपको देखना पड़ता है। अच्छा, वंस दे गेट रेजिडेंसी, मान लेते हैं किसी को रेजिडेंसी मिल जाती है, अगर वो दोबारा वापस जाना चाहता है अपनी होम कंट्री, कैन दे गो? या होम कंट्री दे कैन गो, बट ऑफ कोर्स होम कंट्री में क्वेश्चंस उसे पूछे जाते हैं, सो दैट्स अगेन ए डिफरेंट थिंग। सो ऐसा नहीं है, एक बार जब आप रेजिडेंट वीजा बन जाता है आपका, हो सकता है, सो यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੱਸੀ ਕੌਰ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੱਸ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ बैक एंड थैंक यू टू योर टीवी साडे वाला जी, टेकिंग मी ऑन एयर, जो भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी, थैंक यू जी। जी अच्छा राज, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई है, करेक्ट। बहुत सारियां वीज़ा प्रोसैसिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਪਡੇਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ हाउ इज दैट वर्किंग कि लोगों को कदों अप्लाई करना चाहिए? या दैट्स राइट, जस्ट जो अभी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की तरफ से इंफॉर्मेशन है, जस्ट आप ही को अपडेट कर रहा हूँ। उसमें ये है कि जो लोग यहाँ विजिटर वीज़ा पे आना चाहते हैं ड्यूरिंग क्रिसमस टाइम, न्यू ईयर, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाइक दिसंबर जनवरी में मिलना चाहते हैं, जो न्यूजीलैंड का एक तो वेदर भी अच्छा है, इट इज़ समर, और यहाँ घूमने फिरने के लिए छुट्टियां होती हैं तो बड़ा अच्छा टाइम होता है। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट इस साल आप 15 अक्टूबर से पहले अप्लाई करो अपने जो भी वीज़ाज अप्लाई करने, ताकि आप टाइम पे आपका वीज़ा प्रोसेस हो एंड आप टाइम पे अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो हॉलिडे हैं या जो स्पेशल ओकेजन्स हैं वो आप मना पाओ। तो ये एडवाइस है कि भी 15 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दो, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे टाइम से पहुंच जाएं। एंड अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें, स्टूडेंट वीज़ा ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ स्टूडेंट वीज़ा में जैसे उनकी एडवाइस ये है कि एटलीस्ट जब भी आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है 3 महीने पहले अप्लाई करो, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से जो प्रोसेस है, क्योंकि अब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वीज़ा का वो चेंज हो गया। चेंज मीन्स अब उन्होंने कहा कि भाई
हम वेरिफिकेशन उसको ज़्यादा करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपने जो सबमिट किए, दे वांट टू चेक एवरीथिंग, दे वांट टू वेरीफाई एवरीथिंग। इवन जो आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इवन जो एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा से रिलेटेड है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड है, या आपके एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा से रिलेटेड है, तो जो प्रोसेस टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। कई एप्लीकेशन में 3 महीने से ज़्यादा भी एप्लीकेशन में टाइम लग रहा प्रोसेस में, बट इसका जो नॉर्मल प्रोसेस 1 से 3 महीने का है। तो इसीलिए ये टाइम लेके चल रहे हैं, ताकि किसी को, चाहे वो एम्प्लॉयर है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे है, चाहे विजिटर वीज़ा पे, तो किसी को अपसेट ना हो। तो आप अपनी जो एप्लीकेशन की तैयारी है वो आप पहले ही कर लो, वो सबके लिए अच्छा है। एंड इसके साथ में एक और है, जैसे कि अभी 1 अक्टूबर से आई थिंक सबको आइडिया है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये न्यूज़ चल रही है, जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की फीस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो नेचुरल, इफ यू वांट टू सेव योर मनी इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, तो प्लीज़ आप, ये महीना है सिर्फ आपके पास सितंबर, 30 सितंबर तक आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सबमिट कर दो, ताकि आपका कोई जो पैसा है एप्लीकेशन फीस है, एटलीस्ट उसकी बचत आपकी हो जाएगी। जी। सो 30 to 50%, मोर देन 100%, मोर देन 100%, डबल तो भी ज्यादा जो इंक्रीज हो रहा है कई फीसां दे विच। जैसे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा, उसकी करंट फीस है $750 जी, और वो $1600 के आसपास हो जाएगी। ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ नहीं मंगूगी, दे जस्ट डिक्लाइन। करेक्ट। वो इमिग्रेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो है रेडी फॉर अप्रूवल एप्लीकेशन आप सबमिट करो। इट मीन जो लॉजमेंट के टाइम में जितने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने रिक्वायर्ड है, तो वो बहुत जरूरी है, आप उसी टाइम सबमिट करो। जितनी इंफॉर्मेशन आपने देनी है ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू, यू नीड टू प्रिपेयर योर केस। जैसे ना कि आपको अपना केस बनाना पड़ता है, क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन से, जैसे आपने पूछा, कोई भी सिंपल हम विजिटर वीज़ा की बात लेते हैं, तो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये दिखाओ कि हम आपको विजिटर वीज़ा देंगे, आप अपनी होम कंट्री, अपनी छुट्टियां, हॉलिडे मना के अपने रिश्तेदारों से मिलके वापस चले जाओगे। तो उसके लिए वो सब कुछ आपका चेक करते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसी है, आपकी फैमिली टाइज कैसी हैं, आप मैरिड हो, सिंगल हो, यू नो, मदर फादर ब्रदर सिस्टर क्या है, वो देखना चाहते हैं। आपके एसेट चैटल्स क्या है, आपके पास इक्वल पैसे हैं हॉलिडे पे स्पेंड करने के लिए, आपके पास प्रॉपर पर्पस है न्यूजीलैंड में आने के लिए, और उसके बाद भी चाहे आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने के हॉलिडे के लिए आ रहे हो, उसके बाद आपस अपने होम कंट्री चले जाओगे। तो इस तरह के हैं, तो यू नीड टू प्रिपेयर योर केस। जैसे आपने कहा, अगर इनमें से डॉक्यूमेंट कम है, या आपको लगा कि नहीं, वो तो मेरे को सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट बोला कि पासपोर्ट के साथ बैंक स्टेटमेंट अप्लाई कर दो, और उसका अप्रूव हो गया था, वो मेरा जानकार था, उसका अप्रूव हो गया था, एक ने बोला मैंने तो सिर्फ स्पॉन्सरशिप फॉर्म लगाया था, तो जैसे आपने कहा, तो हाई पॉसिबिलिटी है मे बी, यू नो, वीजा विल बी डिक्लाइंड। इवन आपके जो स्पॉन्सर्स हैं न्यूजीलैंड में, उनके भी प्रॉपर आप डॉक्यूमेंट अप्लाई सबमिट करो। जी। सो डॉक्यूमेंटेशन ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੇ ਸਲਿਪਸ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜੌਬ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ सबमिट कर सकते हो ਤਾਂ ਉਹ करो। और दिखाने के लिए भी, अगर आपने देखा ना, आपने किसी को से विजिटर वीजा के लिए आपने किसी को इनवाइट करना है, ऑफ कोर्स, यू नो, पर्पस तो बहुत सारे हैं कि भी हमारे खुद के बर्थडे हैं, फैमिली में किसी का बर्थडे है, या यू नो घर में हम कुछ पूजा पाठ करा रहे हैं, या कोई गुरुद्वारे का हमने प्रोग्राम रखा हो, या हमने नया घर ले लिया, नया बिजनेस ले लिया, या इवन उन लोगों का इंडिया से उनका भी कोई स्पेशल पर्पस है कि भी मेरा बर्थडे है, मेरी 5th एनिवर्सरी है, मेरी 10th एनिवर्सरी है, मेरा यू नो 25th या 30th बर्थडे है, यू नो कोई माइलस्टोन, या मैंने ग्रेजुएशन कर ली इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ, या यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, उसके बेस पे आप एक स्पेशल पर्पस दिखा रहे हो, या फिर हमने फैमिली गेट टुगेदर रीयूनियन करना, हमारे 1-2 रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया या ओवरसीज से आ रहे हैं, आप इंडिया से आ रहे हैं, कुछ लोग फीजी से आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे एज ए फैमिली, यू नो, रीयूनियन या हमारा कोई फंक्शन है, तो आपको एक पर्पस जरूर बताना पड़ेगा। और विजिटर वीजा की अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे वी आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिक किसी वीजा के लिए, सिर्फ विजिटर वीजा के लिए, तो उसमें भी काफी ऑप्शंस होती हैं, उसमें 8 और 10 ऑप्शंस हैं डिफरेंट इन विजिटर वीजा में।
जैसे आपके मैंने पर्पस बता दिए, पर्पस के साथ में ये उसमें भी कैटेगरी आपको जनरल विजिट वीज़ा अप्लाई किया आपने, या अगर इमिग्रेशन को लगता है कि इनके चांसेस कम है, ये इसका प्रोफाइल थोड़ा वीक है, तो वो बॉन्ड के साथ, बॉन्ड मीन्स न्यूजीलैंड इमिग्रेशन $5,000 आपसे बॉन्ड लेगी, सिक्योरिटी लेगी, तो उसके बेस पे आपको श्योरिटी के साथ वीज़ा देगी कि जब आप आ जाओगे 1 से 3 महीने 6 महीने आप रुको, जब आप वापस होम कंट्री जाओगे तो आपका $5,000 आपको रिफंड कर देंगे। फिर जो तीसरी कैटेगरी उसमें लिमिटेड पर्पस वीजा, इट मींस उसको लगता है आपका प्रोफाइल नॉट दैट स्ट्रांग, लेकिन स्टिल पर्पस इज गुड कि भी आप अपनी फैमिली से मिलना आना चाह रहे, आपके पेरेंट्स यहाँ आपके या रिश्तेदार यहाँ पे हैं, एंड आपका कोई फंक्शन है यहाँ पे बहुत जरूरी है जिसमें आपकी अटेंडेंस, जैसे वेडिंग है, अगर बच्चों की वेडिंग है उसमें होता है कि भी हमें अपने रिश्तेदारों को यहाँ पे चाहिए, तो इवन उसके लिए भी हम ग्रुप वीजाज करते हैं, 5, 10, 15, 20 लोग तक हमने काफी किए जो वेडिंग में इंडिया से यहाँ पे, तो उसमें भी हम एक लिमिटेड पर्पस वीजा है, या हम बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर के वीजा करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हम लिमिटेड पर्पस वीजा करते हैं। इट मींस वो जितना पर्पस आपका 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, उतने टाइम का आपको लिमिटेड पर्पस वीजा न्यूजीलैंड इमिग्रेशन देती है। उस वीजा पे डाउन साइज उसका वो है या डाउन पॉइंट उसका वो है कि आप वो वीजा न्यूजीलैंड में फिर आप चेंज नहीं करते किसी और वीजा में, देन यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्री। तो इस तरह की ये 3 कैटेगरी, उसके अलावा पर्पस और बहुत सारे हमारे पास, ऑफ कोर्स आप हमसे डिस्कस कर सकते हो कोई भी आपका जो मैटर है, तो वी विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट जी। चाहे विजिटर वीजा चाहे कोई भी वीजा होवे, ਤੁਸੀਂ डेफिनेटली राज ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, मूविंग ऑन राज, बहुत सारे लोग ਅੱਜਕੱਲ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Oh yeah, that's right. So you know लगदा कि कोई और ऑप्शन नहीं बची, let's go with that, asylum ले लेंदे ने, refugee visa, so how does that work, ते वो effective है या नहीं? जसी जी, सबसे पहले तो मैं इस जो कैटेगरी है इसको थोड़ा बता दूं। असाइलम या रिफ्यूजी वीज़ा उन लोगों के लिए है जो अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते। उनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई भी, चाहे उनका कोई राजनीतिक रीज़न हो, पॉलिटिकल रीज़न हो, कोई रिलीजियस रीज़न हो, कोई कम्युनिटी का हो, या उनको किसी से खतरा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि भाई या तो हमें जान का खतरा है, या एटलीस्ट हमें वो बैडली ट्रीट करेंगे, या हम रह नहीं सकते, या हम खतरे के अंदर रहेंगे, तो उनका जो परसिक्यूशन है वो थ्रेशोल्ड बड़ा हाई है। ये तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि ये इतने सारे रीज़न, और बहुत से रीज़न है इसमें, चाहे लोन शार्क्स हैं या कोई भी लोगों ने वो लिया हुआ है कि भी हम बैडली ट्रीटेड होंगे, और काफ़ी लोग होते हैं जिनका इंडिया में रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मैरिजेस कोई डिफरेंट रिलीजन की हैं, या डिफरेंट कोई कास्ट सिस्टम है उनकी हैं, तो उनको भी बैडली ट्रीटेड कई बार होता है, तो लोग अपने डिफरेंट वे से उनको बात करते हैं। बट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की मैं रिक्वायरमेंट बता, थ्रेशोल्ड इज वेरी हाई, जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज का उनको वहां खतरा है, या तो जान का खतरा है या ग्रीवियस बॉडली हार्म, उस तरह से होंगे, एंड दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, और जो प्रोटेक्शन है वो जो स्टेट है या गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, या उनको ह्यूमिलेशन, शेम या स्टिग्मा, इस तरह का कोई उनको खतरा है, तो उस बेस पे वो कर सकते हैं। एंड जस्ट अपडेट ऑन द नंबर्स आई गिव कि अभी जो रिसेंटली इवन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई थी, वो आई थी कि भी रिसेंटली उन्होंने किया है कि पहले एवरेज अंडर 1000 से नीचे न्यूजीलैंड में रिफ्यूजी क्लेम्स होते हैं, बट जो लास्ट ईयर उसके अंदर वो बढ़ के 3000 के आसपास हो गए हैं। तो ऑफकोर्स ये जो कैटेगरी है होल इमिग्रेशन के अंदर भी वो रिव्यू में है कि चेक करो इतने लोग रिफ्यूजी न्यूजीलैंड में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जी। तो आपको नेचुरल जो आपके केस हैं, चाहे आप किसी भी वीज़ा पे न्यूजीलैंड में हो, तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि जब आप किसी वीज़ा पे आए हो, आपकी स्टोरी आपने डिफरेंट इमिग्रेशन को दी है, अब आप न्यू स्टोरी के साथ न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास जा रहे हैं फॉर रिफ्यूजी या असाइलम केसेस के लिए, तो नेचुरल है आप किसी जो अच्छे एक्सपीरियंस्ड लॉयर्स हैं रिफ्यूजी के, आप उनके साथ डिस्कस करो, या आप हमारे साथ भी कर सकते हो, बिकॉज वी स्टार्ट परस्यूइंग दिस काइंड ऑफ केसेस, रिफ्यूजी एंड असाइलम, एंड हम उस पर आपको गाइडेंस देंगे। तो इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं, जैसी जो रिफ्यूजी असाइलम केसेस है इसके अंदर। एक तो यही जो मैंने बताया, जब आप न्यूजीलैंड आए थे आपकी क्या बैकग्राउंड है, किस तरह की बैकग्राउंड है, वो बड़ा इफेक्ट करता है आपके ऊपर, और जो नई अपडेटेड डिफरेंट स्टोरी आप दे रहे हो कि आपको किस तरह से खतरा है,
या क्या रीज़न है आप अपनी होम कंट्री में वापस नहीं जा सकते, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो इट्स नॉट ए इजी केस। इसका अगेन जो डाउनफॉल है या एक जो बड़ा चैलेंजिंग इशू है वो ये है, एक बार जब आप रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई कर देते हो इमिग्रेशन के अंदर, तो अगर आपको यहाँ पे कोई जॉब ऑफर मिल जाता है या आप सोचते हो यार हम तो स्टूडेंट बन जाते हैं यहाँ पे, या हमें कोई डिफरेंट फैमिली पार्टनर या कोई रिश्ता हो गया हमारा तो हम चेंज कर लें, तो रिफ्यूजी का सबसे बड़ा ये है कि एक बार रिफ्यूजी आपने अप्लाई कर तो अपना वीजा आप चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू विड्रॉ दैट। अगर विड्रॉ होता है तो आप ओवरस्टे हो जाते हो। सो आई वाज अबाउट टू आस्क कि उसका फ्यूचर क्या है फिर? फ्यूचर ये है कि जो भी आपका क्लेम है, नेचुरल है, यू नीड टू टेल और प्रूव टू न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कि भी आप रियल में रिफ्यूजी हो, तो वो आपको प्रूव करना पड़ता है। तो अगर आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता तो नेचुरल आपको जो रेजिडेंस वीज़ा वो अप्रूव होता है। बट इसका जो गुड थिंग है वो ये है कि जैसे जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस में हैं, तो रिफ्यूजी स्टेटस का एक और गुड थिंग है, चाहे आपके पास वीज़ा है या नहीं है, या आप ओवरस्टे हो, कोई भी जिनको लगता है कि मेरी ऐसी सिचुएशन है मैं अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकता, तो वो लोग अपना रिफ्यूजी स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। जब एक बार न्यूजीलैंड इमिग्रेशन उसको स्कैनिंग करती है, असेस करती है, तो उनको वो ओपन वर्क वीज़ा भी एलोकेट कर सकती है, ताकि जब वो न्यूजीलैंड में रहते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम वो काम कर सकते हैं। और उसकी कंडीशन कोई नहीं, वो ओपन वर्क वीज़ा, इट मीन्स वो किसी भी एम्प्लॉयर के पास, चाहे वो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है या नहीं है, किसी भी पे रेट पे मिनिमम है जो 2315 उससे अब वो कोई भी काम, या इवन सेल्फ एम्प्लॉयड या कोई टैक्सी या उबर चलाना है तो, या डिलीवरी का है या कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनके जो एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं है, ओपन वर्क वीज़ा है तो वो कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, वंस दे गेट रेजिडेंसी, मान लेते हैं किसी को रेजिडेंसी मिल जाती है, अगर वो दोबारा वापस जाना चाहता है अपनी होम कंट्री, कैन दे गो? या होम कंट्री दे कैन गो, बट ऑफ कोर्स होम कंट्री में क्वेश्चंस उसे पूछे जाते हैं, सो दैट्स अगेन ए डिफरेंट थिंग। सो ऐसा नहीं है, एक बार जब आप रेजिडेंट वीजा बन जाता है आपका, हो सकता है, सो यू कैन गो बैक टू योर होम कंट्री ऑफ कोर्स, बट न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के पास भी कई बार क्वेश्चन होता है कि दिस वाज योर बैकग्राउंड एंड हाउ यू आर नॉट एबल टू गो बैक एंड ऑल, सो इट्स वेरी challenging, it's not a easy category, and also कि proof देने पड़ते हैं कि क्या, क्योंकि सिर्फ बोलने से तो नहीं होता कि मेरे को खतरा है ना, so how can they prove that? तीन वे में चलता है ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट थिंग तो जो आपकी स्टोरी है वो एक्सप्लेन करो जी, जैसे आपने कहा वर्बल है, रिटन है, वो आपने अपनी पूरी स्टोरी हमें इमिग्रेशन को बता दी, भी रिप्रेजेंट। साथ में जो आप बोल रहे हो वो इंसिडेंट, वो स्टोरी वो आपको बतानी पड़ेगी कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ, ये मेरा एग्जांपल है, एक इंसिडेंट है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, और दिस इज अनदर, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो एसेट चैटल्स है, सबके बारे में आपको वो एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। और तीसरा एविडेंस जी, तो आपको उसका सबूत है वो जरूर देना पड़ता है। तो हम कोर्ट की तरह ही काम करते हैं, जैसे हम कोर्ट में काम करते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस है या जज है, वो बिना सबूत के कोर्ट में नहीं चलता। सेम विद इमिग्रेशन, आपको अपने सबूत, जो आपकी स्टोरी है, जो आप कह रहे हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं कोई वन एथनिसिटी की बात कर रहा हूँ, हम सबके साथ डील करते हैं। जैसे हमने बताया हमारे पास हर तरह के हैं, वी गॉट इंडियन लॉयर्स, वी गॉट श्रीलंकन लॉयर्स, वी गॉट नेपालीज, वी गॉट बांग्लादेशी, साउथ कोरियन, फिलीपींस, तो यहाँ के पाकिया, सो वी गॉट ऑल दीज लॉयर्स। और हमारे साथ जो क्लाइंटेल है वो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान, इराक है, तो हर तरह के, तो हम हर तरह की कम्युनिटी के साथ डील करते हैं। उनकी लैंग्वेज में हम उनसे बात करते हैं, उनका जो कल्चरल बिहेवियर है, जो हमें, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कल्चर है, वो हमें वी अंडरस्टैंड, वी टॉक टू देम, एंड साथ ही साथ में जो उनका बिजनेस बिहेवियर है वो भी हमें पता है। तो हम जो पूरी बैकग्राउंड है, इवन अगर कोई इंडिया के बारे में हमसे कोई स्टोरी बात करेगा, साउथ इंडिया में ये सिचुएशन है मेरी, गुजरात में ये है, बंगाल में ये है, पंजाब में ये है, या आजकल उत्तराखंड के काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो जो तराई का इलाका है, या वेस्टर्न यूपी का, तो सब वी अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स आर देयर। तो हम उनके हिसाब से उनको एडवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वी ट्राई टू मीट वो दीज रिक्वायरमेंट्स, ताकि हम क्लाइंट के जो अप्रूवल केसेस हैं उनके लिए
ये काम करें, आपको एडवाइस करते हैं दिस इज एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो नेचुरल वी कैन हेल्प यू, असिस्ट यू। तो आपका कोई भी मैटर है, चाहे आपके पास वीजा है, चाहे आपके पास वीजा नहीं है न्यूजीलैंड में, ड्यू टू एनी रीजन आप लोग ओवरस्टे हो गए हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एंड वी ट्राई टू गाइड यू एज पर योर बैकग्राउंड। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹ ਓਵਰਸਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, देयर आर ਆਪਸ਼ਨਸ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, they can definitely even overstays. Just give you example just quickly, I know because कल ही हमारा वो अप्रूवल आया है यहाँ पे वर्क वीज़ा पे, पोस्ट स्टडी जो ओपन वर्क वीज़ा, उस पे एक हमारा क्लाइंट था। ऑफ कोर्स जैसे होता है बात के सारे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ाज हैं, तो जैसे स्कैम होता है तो उसके साथ भी स्कैम हुआ। एम्प्लॉयर से मिला, एम्प्लॉयर ने अपने मैनेजर से मिलवा दिया और उन्होंने कहा हाँ जॉब चेक तुम्हारा अप्रूवल है, हमारे पास ये पोजीशन है, हम आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे होता है, जैसे माइग्रेंट एक्सप्लॉयटेशन है, तो नेचुरल है, वो डिफरेंट एथेनिसिटी के दो डिफरेंट थे, एम्प्लॉयर डिफरेंट था, ये डिफरेंट वीज़ा पे, तो उनके पैसे भी एक्सचेंज हुए एज पर देयर कन्वर्सेशन। हमें कोई एविडेंस उन्होंने नहीं दिया, बट उन्होंने बताया ऐसे इतने पैसे लिए थे, और उन्होंने हमारा बोला कि वीज़ा अप्लाई हो गया। जब उसने इमिग्रेशन में चेक किया कि मेरा इंटरम वीज़ा क्यों नहीं आ रहा, वीज़ा मेरा एक्सपायर हो गया, इमिग्रेशन ने बोला कि आपका तो कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। अगेन व्हेन ही चेक्ड विद हिज प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर एम्प्लॉयर, क्योंकि वो उनके पास काम तो कर नहीं रहे थे, तो पहले तो उसने टाला कि वो जो मेरा फैमिली मेम्बर है वो ओवरसीज में है, वो आएगा फिर करेगा नहीं। मेरे मैनेजर ने अप्लाई किया, तो नेचुरली ही वेस्टेड लाइक अराउंड 1 मंथ। उसके बाद वो हमारे पास है, उस एम्प्लॉयर को जब कंफर्म हो गया इमिग्रेशन से कि उसके पास कोई वीज़ा नहीं है, वो ओवरस्टे है, देन वो दोनों आए और फिर उन्होंने कहा हमारा इस तरह से अब आप हेल्प करो। आई सेड व्हाटएवर इज योर स्टोरी, आई नीड एवरीथिंग। जैसे मैंने बोला, वर्बल से काम नहीं चलेगा, मेरे को रिटर्न में दो और एविडेंस दो कि ये एक्सचेंज वाकई में हुआ है, कि आप रियली सोच रहे थे कि इसका वीज़ा अप्लाई हो गया, कैसे हो गया, आपके मैनेजर ने क्यों नहीं अप्लाई किया, गिव मी एवरीथिंग। तो इमिग्रेशन के पास हम गए, सेक्शन 61 के अंदर रिक्वेस्ट, उसकी पूरी स्टोरी है जो हमने इमिग्रेशन को एक्सप्लेन की। तो उसको अब 6 महीने का सेक्शन 61 विजिटर वीज़ा उसको मिला है, तो दोबारा से उसका लीगल स्टेटस हो गया। और उसको बताया कि स्कैम के अंदर मत पड़ो प्लीज़, अगर देना है तो राइट वे में जाओ। इफ़ अगर आपको कोई प्रॉपर एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा, जॉब चेक या डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, तो आप चाहे विजिटर वीज़ा लो, जस्ट टू लिव सम टाइम हियर, टू फाइंड ऑप्शंस कि मेरे को 3 महीने 6 महीने रहना, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे चेंज करो, या आप कोई दूसरी ऑप्शंस देखो, जो हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस है, यू कैन डिस्कस विद अस। सो इट्स अ क्विक एग्जांपल, तो अगर कोई ओवरस्टे हो भी गया ड्यू टू एनी रीजन, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस, एंड ऑफ कोर्स इफ इट्स अ गुड रीजन वी कैन अप्लाई फॉर सेक्शन 61। डेफिनेटली, एंड थैंक यू सो मच राज, एक बार फिर इन्नी वधिया जानकारी देने के लिए, एंड आई होप कि बहुत सारे जाने ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ। एंड थैंक यू सो मच, फिर आवांगे। Thank you very much, and thank you Jess and radio साडे वाला and साडे वाला TV। Thank you so much जी, सत श्री अकाल।